नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। हम इस सीरीज में एक एक करके सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, उनके सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। RBSC ने अपना ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है और उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम में बोर्ड का पेपर आने वाला है। तो ये जो क्वेश्चनों की सीरीज है, आप इसको ध्यान से देखिए। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन उसी टाइप के मिलने वाले हैं। तो ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है वो आप स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर में जो अंक विभाजन है उसे आप समझ लीजिए। इस पहले चैप्टर में से आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है, साथ में एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन भी मिलने वाला है। इसके अलावा हमें एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यहां पर मिलेगा। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये आधा अंक का होगा। रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन है वो भी आधा अंक का होगा। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो 3 अंक का होगा और कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन 4 अंक के पूछे जाएंगे। तो ये चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि आधा अंक का होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि दो आवेशों के मध्य बल कैपिटल F है। यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुणा कर दी जाए तब आवेशों के मध्य बल क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। हमारे पास में दो आवेश हैं, दोनों के बीच में लगने वाला बल कैपिटल F है। मैं आपको बता दूं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला हम कूलॉम के नियम से जानते हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारे पास में प्रारंभ में दे रखा है, प्रारंभिक स्थिति में हमें ये दे रखा है। फिर नई जो स्थिति है उसके अंदर जो लगने वाला बल है उसको मैं कह देता हूं F', और जो डिस्टेंस है आवेशों के बीच की उसको हम ले लेते हैं R'। ये जो डिस्टेंस R' है ये पहले वाली डिस्टेंस की 3 गुणा है। तो यहां पर हम R' के स्थान पर 3R पुट कर देंगे। यहां पर 3R पुट कर देंगे तो हमारे पास में 1/9 एक्स्ट्रा आ जाएगा। 1/4πε0 तो है ही, Q1 Q2 अपॉन R² है ही। तो ये हमारे पास में आ गया है F/9। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक घन के अंदर ±Q आवेशों वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए आप। हमारे पास में इस तरीके से एक घन है और इस घन के अंदर हमने यहां पर
दो द्विध्रुव रखे हैं, दो द्विध्रुव उनको भी हमने एक दूसरे के लंबवत रखा है, इस तरीके से करके रखा है। अब देखिए दो द्विध्रुव है, एक का तो जो आवेश है वो प्लस क्यू माइनस क्यू, इसी प्रकार से दूसरे के अंदर भी प्लस क्यू माइनस क्यू। क्लियर। अब हमारे को निर्गत विद्युत फ्लक्स पूछा है कि इस घन से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलता है। तो विद्यार्थियों गाउस के नियम का यहां पर हम प्रयोग करेंगे। फाई बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कि बंद पृष्ठ में मौजूद यहां पर जो कुल आवेश है वो देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, एक द्विध्रुव के लिए, दूसरे द्विध्रुव पर भी प्लस क्यू माइनस क्यू, कुल मिलाकर समेशन क्यू का जो मान है वो है 0। तत्पश्चात जो फाई का मान है वो आ जाएगा हमारे पास में 0। तो निर्गत विद्युत फ्लक्स 0 होगा। यहां पर 2 के स्थान पर 2 से अधिक भी यदि विद्युत द्विध्रुव रख देते तो भी इसका आंसर 0 ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित हैं, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि यहां पर जो आवेश दे रखा है उसका परिमाण है इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होगा। तो ये हमारे पास में आवेश की मात्रा दे रखी है, दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, जो कि 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। फिर हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से पुट करते हैं, जो कि Q इंटू 2A के बराबर होता है। ओके, तो यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.6 गुण 10 की घात -19 इंटू 10⁻⁻10, तत्पश्चात 1.6 गुण 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर आ जाएगा। तो यहां पर आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q से पुट करते हैं। हमारे को यहां पर E का मात्रक पूछा है, तो E का मात्रक वही होगा जो F बट्टे में Q का मात्रक होगा, F बट्टे में Q का मात्रक। तो F का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, Q का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, इस F बट्टे में Q के स्थान पर हम इस तरीके से भी इनको हम लिख सकते हैं, F इंटू x की जगह हम W और W अपॉन में Q की जगह हम विभवांतर लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो मात्रक है वो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलाम दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होते हैं। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास में जैसे कोई दो आवेश हैं और उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर से लिखा जाता है। जब दोनों के मध्य हम कोई माध्यम रख दें तब लगने वाला जो बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर से लिखा जाता है। इसको हम F बट्टे में एप्सिलॉन R से भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो एप्सिलॉन R है वो ग्रेटर देन 1 होगा। देखिए निर्वात के लिए तो एप्सिलॉन R की वैल्यू हो जाती है 1, वायु के लिए 1.00029, और तो यहां पर एक से इसकी वैल्यू बड़ी ही होगी, तो मान बड़ा होगा, तो Fm क्या होगा, यहां पर छोटा होगा। Fm क्या होगा, छोटा होगा। तो पहली वाली वैल्यू से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल पहले की तुलना में, पूर्व की तुलना में कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्यरत होगा। देखिए हमारे पास में यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। ये हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसको हमने समांतर रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब यहां पर हम इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। तो देखिए इस विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, दोनों पर समान परिमाण प्लस में क्यू ई और विपरीत प्रकृति वाले, विपरीत दिशा में बल काम करेंगे। तो देखिए यहां पर जो कुल बल है वो तो हो जाएगा जीरो। कुल बल तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस में क्यू ई और माइनस में क्यू ई होकर कुल बल तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो बल यहां पर काम नहीं करेगा। लेकिन यहां पर एक बल आघूर्ण काम करेगा। तो बराबर पी ई साइन थीटा के रूप में यहां पर बल आघूर्ण काम करने वाला है। तो एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर केवल बल आघूर्ण काम करेगा। ओके, यदि यहां पर समरूप के स्थान पर असमान विद्युत क्षेत्र आ जाता, असमान विद्युत क्षेत्र में यदि इसको रख देते तो उस स्थिति के अंदर बल भी काम करता और बल आघूर्ण भी काम करता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए इसको क्लियर कर लीजिए कि ये हमारे पास में जैसे एक साबुन का बुलबुला है और इसको हमने यहां पर दिया है ऋणावेश। तो देखिए साबुन के बुलबुले को ऋणावेश जब हम यहां से देंगे तो इन ऋणावेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल काम करेगा। इनके बीच में क्या काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल काम करता है और प्रतिकर्षण के कारण ही आकार में वृद्धि हो जाती है, आकार बढ़ जाता है, आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होने का मतलब है कि त्रिज्या में भी वृद्धि होती है, त्रिज्या भी बढ़ जाती है, त्रिज्या भी इंक्रीज हो जाती है, तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E हो तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक बार इसको समझ लेते हैं। हमारे पास में इस तरीके का एक वर्ग है। ओके, अब यहां से इनके शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं हमने खींच दी है। शीर्षों के ऊपर समान परिमाण के सजातीय आवेश का मतलब हो गया समान परिमाण के। जैसे मैं कंसीडर कर लेता हूं प्लस में क्यू, फिर इस पर भी प्लस में क्यू, क्योंकि सभी जो आवेश हैं वो सेम परिमाण के हैं और एक ही प्रकृति के हैं। ठीक है, हमारे को बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं बिंदु A वाले विद्युत आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको लिख देता हूं E। A के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E का जो मान है वो E है। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि बिंदु B पर मौजूद जो आवेश है उसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसको मैं लिख देता हूं EB से, जो कि उसका परिमाण है वो EA के परिमाण के बराबर ही होगा। इसी तरीके से बिंदु C और D पर मौजूद
जो आवेश हैं उनके कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं EC और ED, इनका परिमाण भी EA और EB के परिमाण के बराबर ही होगा। इस तत्पश्चात कुल जो परिमाण है प्रत्येक आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो सेम होगा। यहां पर आप ध्यान देंगे कि EA और EC दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, परिमाण उनका समान है। उसी प्रकार से ED और EB दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, परिमाण समान है। तो जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यदि हम इसका परिमाण यहां पर ज्ञात करें, सभी आवेशों के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी वैल्यू यहां पर यदि हम देखें तो वो हो जाती है 0। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0 होगी। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक गोले में आवेश Q स्थित है तथा उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। गोले की त्रिज्या आदि करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा। तो देखिए, इसको भी क्लियर कर लीजिए कि ये हमारे पास में एक गोला है, ठीक है। जब हमने इसकी त्रिज्या आदि कर दी तो एक छोटा गोला यहां पर निर्मित हो गया है। तो छोटा गोला है, उसकी जो रेडियस है वो तो है स्मॉल r। मैं यहां पर बात करूं बड़े गोले की, तो बड़े गोले की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। अब ये जो स्मॉल r है ये कैपिटल R की आधी है, ठीक है। अब यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है Q, ठीक है। तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर निकलेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से बाहर निकलने वाली है। इस तरीके से उनको हम दिखा सकते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर निकलेगी। यहां पर आप देखेंगे कि चाहे गोला छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों ही गोलों से निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सेम है। दोनों से सेम विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, तो दोनों के कारण से जो विद्युत फ्लक्स होगा वो सेम रहेगा। विद्युत फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। विद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चालक गोले पर -50 E आवेश है तथा दूसरे गोले पर प्लस में 20 E आवेश है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक गोले पर आवेश क्या होगा? क्लियर कर लें कि हमारे पास में यहां पर दो गोले हैं। ये हमारे पास में दो गोले हैं और दोनों को हम करवाएंगे एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे। एक दूसरे के क्या करना है? अपन को संपर्क में लाना है, ठीक है। एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे। तो देखिए, पहले इसको क्लियर कर लीजिए कि हमारे पास में इस गोले के ऊपर तो आवेश है -50 E और दूसरे वाले गोले पर आवेश है +20 E, ठीक है। अब यहां से हम इस गोले को, एक गोला यहां से हम ले लेते हैं और इस गोले को इसके संपर्क में ले आते हैं। तो जैसे ही इसके संपर्क में लाएंगे तो दोनों पर कुल जो आवेश है वो कितना हो जाएगा? कुल आवेश दोनों पर वितरित हो जाएगा। हमने इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा, तो जो कुल आवेश है Q, ये -50E और +20E दोनों के योग के बराबर होगा। तो -30E। देखो, यहां पर एक चीज और क्लियर करनी चाहिए थी कि यदि दोनों गोले सेम आकार के हैं,
आकार समान है, तो देखो दोनों गोलों पर कुल आवेश तो होगा ये, दोनों गोलों के ऊपर कुल आवेश कितना होना है, -30e। आकार यदि दोनों गोलों का समान हो, आकार समान हो, तो यहां से आप ध्यान दें, यदि इनका आकार क्या है, समान हो, इनका आकार यदि देखो में आकार एकदम समान हो, तो दोनों गोलों पर, तो प्रत्येक पर आवेश, तो प्रत्येक पर आवेश है वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, मतलब Q/2 हो जाएगा, और यहां पर 30e का आधा हो जाएगा, तो माइनस में 15e आ जाएगा। क्लियर। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक चालक गोले पर और दूसरा समान आकार का दूसरा चालक गोला है, ठीक है, दोनों गोलों का आकार सेम है, तब इसका उत्तर ये होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्युत फ्लक्स की विमा है, विद्युत फ्लक्स की जो विमा है वो क्या होगी। चलिए तो पहले ये देख लीजिए विद्युत फ्लक्स होता क्या है, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो यहां से तो फाई की जो विमा है वो E की विमा और S की विमा के बराबर होगी, E और S की विमा, S की विमा। देखो यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, E की जगह आप F/Q लिख सकते हैं, थोड़ा सा और आप स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहां पर इनकी विमा में एक एक करके पुट कर देता हूं, बल की विमा M1 L1 T-2, S यहां पर क्षेत्रफल है जिसकी विमा हो जाएगी L2, Q यहां पर आवेश है जिसकी विमा A1 T1। क्लियर। तो फाइनली जो विद्युत फ्लक्स है इसकी विमा M1 L3 T-3 A-1 होगी। चलिए आप गौर करके देखेंगे, तो यही विमा हमें प्राप्त होने वाली है और ये हमें ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्वात में दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के मध्य लगे कूलाम बल F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में प्रयुक्त K का मान SI पद्धति में होता है। ये इस साल जारी मॉडल प्रश्न पत्र का प्रश्न है। विद्यार्थियों जो बल का फॉर्मूला है उसमें K का जो मान होता है एक समानुपाती स्थिरांक होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आवेश के क्वांटीकरण से हम एक रिलेशन जानते हैं, आवेशों के क्वांटीकरण से हम एक संबंध जानते हैं। क्या संबंध जानते हैं, Q बराबर N × E, जहां पर जो N है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम N से पुट करें तो Q/E हो जाएगा। E यहां पर आवेश, तो यहां पर इस क्वेश्चन में Q का जो मान है वो हमें दे रखा है 1 कूलाम। E हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दिन यहां से क्या आ जाएगा, 1/1.6 × 10⁻−19। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर लगा देंगे, 10⁻−19 बट्टे से ऊपर जाएगी तो +19 हो जाएगी। इसमें से हम एक जीरो 10 के साथ में और ले लेते हैं
तो हमारे पास में ये आ जाएगा। 100 के अंदर 16 का भाग लगाएंगे 6.25 आ जाएगा। देखो ये तो है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18। यहां पर एक कूलाम के स्थान पर Q का मान दूसरा भी दिया हुआ हो सकता है, तो इसी फॉर्मूले की सहायता से इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है। क्लियर? ये हम जानते हैं। ओके, तो यहां से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है के समीप स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। हमारे पास में एक चादर है इस तरीके से, और इस चादर पर आवेश मौजूद है। तो इसको क्लियर कर लीजिए। इस चादर है, ये इस तरीके से एक चादर है। चलिए मैं एक बार डायग्राम दोबारा आपके लिए निर्मित कर देता हूं। ये हमारे पास में इस तरीके से एक चादर है। इसे भी दोबारा बनाते हैं डायग्राम को। ये ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक समान रूप से आवेश विद्यमान है, जैसे हमने यहां पर प्लस में आवेश दिखाया है। ओके, यदि ये चालक कुचालक परत है तो इसके कारण से देखो यहां पर हमारे को चालक कुचालक के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, तो ये हमारे पास में यहां पर एक कुचालक परत ही है। तो इसकी इस परत से स्मॉल r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस चालक परत से दूर की ओर होती है, जो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। और यहां पर ये r कैप होता है। यदि मैं इसका परिमाण लिखूं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। और यदि यही परत यदि चालक परत होती, चादर कैसी होती? चालक परत हो, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगी विद्यार्थियों। तो इसको क्लियर कर लें कि जो समावेशी चालक परत है वो यदि कैसी हो, चालक हो, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुक्त आकाश की पराविद्युतशीलता होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कह दीजिए या पराविद्युतशीलता कह दीजिए। एप्सिलॉन नॉट से इसको हम पुट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पराविद्युत माध्यम में गाउस का नियम होता है। कोई पराविद्युत माध्यम है तो उसमें गाउस का नियम क्या होगा? तो देखो पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं कि निर्वात में क्या होता है। निर्वात में गाउस का नियम, गाउस का नियम फाई बराबर होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम कोई माध्यम ले लें तो माध्यम में क्या हो जाएगा? माध्यम में जो गाउस का नियम है वो हमारे पास में E वेक्टर डॉट ds वेक्टर
अपसलन नोट, निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। और देखिए विद्यार्थियों, इस अपसलन के स्थान पर हम अपसलन नोट के लिख सकते हैं। जो के है वो प्राविद्युतांक होता है, अपसलन अपॉन अपसलन नोट होता है, तो इसके स्थान पर अपसलन नोट के हम पुट कर सकते हैं। अब इस के को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास में आ जाएगा के इंटू में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्यू अपॉन में अपसलन नोट, जो कि आप गौर करके देखेंगे तो ऑप्शन ए में मौजूद है। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दूरी r पर निर्भर करता है। तो देखिए दूरी पर किस तरीके से निर्भर करेगा, हम आपको बता दें कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब होती है। इसी प्रकार से निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। तो यहां से दोनों ही जगह से आप देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर ऑप्शन सी सही होने वाला है। एक यहां से रिजल्ट हमारे पास में यह भी प्राप्त हो रहा है कि जो अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है। निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा इससे दूरी स्मॉल r के बीच निम्न में से सही ग्राफ कौन सा होगा। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r स्क्वायर r कैप। यहां से आप देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। तो यहां से वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ है वो ऑप्शन बी में हमें दे रखा है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। जैसे जैसे दूरी इंक्रीज होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक क्वांटम आवेश का मान होता है। एक क्वांटम आवेश का मतलब है आवेश का क्वांटा क्या होता है, इसको क्लियर कर लीजिए। आवेश का क्वांटा, आवेश के क्वांटा का मतलब है एक क्वांटम आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश का परिमाण होता है और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों इस चैप्टर में से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जो कि आधा अंक का होगा। यहां पर एक एक करके हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे कि सजातीय आवेशों में खालिस्तान तथा विजातीय आवेशों में होता है। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे सजातीय आवेशों में, सजातीय का मतलब है समान प्रकृति के, तो समान प्रकृति के आवेश है उनके बीच में काम करेगा प्रतिकर्षण बल। क्लियर। विजातीय का मतलब है अलग अलग प्रकार के, उनके अंदर काम करेगा आकर्षण बल। तो सजातीय आवेशों के अंदर प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल काम करता है। फिर देखें कि यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति होगी। तो देखिए दोनों आवेशों का जो गुणन है कि दो आवेश है उनका गुणा क्या है 0 से बड़ा। यदि दोनों धनात्मक
एक धनात्मक है और दूसरा वाला भी कैसा है, धनात्मक है, तो उनका गुणा है वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, 0 से बड़ा आएगा। और यदि दोनों ही ऋणात्मक हो, दोनों ही कैसे हो, नेगेटिव हो, तो भी उनका जो मान है वो 0 से बड़ा आएगा। तो या तो दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे, और उस दोनों ही धनात्मक या दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो उस स्थिति में यहां पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा। प्रतिकर्षण बल, चलिए मैं दोबारा पुट कर देता हूं, नीचे लिख देता हूं, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तांबे के पराविद्युतांक का मान होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये तांबा है जो कि एक धातु है, और धातुओं का या जो चालक होते हैं उनका पराविद्युतांक का मान अनंत होता है। तो तांबे का पराविद्युतांक भी कितना होगा, अनंत होगा। क्लियर। नाइट्रोजन के नाभिक का आवेश होता है। वैसे नाइट्रोजन का परमाणु का जो आवेश होता है वो तो शून्य होता है, लेकिन हमारे को यहां पर नाभिक का आवेश पूछा है जिसमें 7 प्रोटॉन है, 7 है, और एक प्रोटॉन पर जो आवेश है वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। तो इसको आप गुणा करोगे तो हमारे पास में यहां पर आवेश का मान आ जाएगा 11.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समावेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कि समावेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो शून्य होती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, ये हम जानते हैं, जिसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव के कौन से आवेश से लेकर कौन से आवेश की ओर होती है, मतलब विद्युत द्विध्रुव के अंदर धनावेश और ऋणावेश होता है। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं विद्यार्थियों कि ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी माध्यम का पराविद्युतांक निर्भर करता है। तो माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है, अलग अलग माध्यमों के लिए पराविद्युतांक का मान अलग अलग होता है, तो माध्यम की प्रकृति के ऊपर निर्भर, प्रकृति पर डिपेंड करता है। क्लियर। किसी क्षेत्र में रखे प्रत्येकांक धनावेश पर लगने वाला बल कहलाता है। तो किसी क्षेत्र में प्रत्येकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्लियर। फिर देखें कि स्थिर आवेश के द्वारा, देखो स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है जबकि गतिशील आवेश से उत्पन्न होते हैं। तो स्थिर आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह हम आवेशों की प्रॉपर्टी में पढ़ा है, जानते हैं स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जबकि गतिशील आवेश, देखो यदि ये एक समान वेग से गतिशील है तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। और यदि यही आवेश त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये इसको क्लियर कर लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश होता है, नेट आवेश कितना होगा। तो देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव के अंदर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, तो कुल जो आवेश होता है वो शून्य होता है। कुल आवेश कितना होगा, शून्य होगा। देखिए CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इसको क्लियर करें। ये जो CO2 अणु है ये एक अध्रुवी अणु है। कैसा अणु है,
अध्रुवी अणु है, अध्रुवी अणु। और मैं आपको क्लियर कर दूं, अध्रुवी अणुओं का जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। तो अध्रुवी अणुओं का विद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना होगा? शून्य होगा। इसका मतलब है इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 होती है। तो 2a की जो वैल्यू है वो 0 होती है। तत्पश्चात p का जो मान है वो शून्य होगा। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं कि विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? देखिए, दोनों के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसके अलावा आवेश का बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक पूछा जा सकता है। तो इनको आपको क्लियर करके रखना है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो फेराडे होता है, और एक जो फेराडे है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। क्लियर? समरूप आवेशित चालक गोले के कारण तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो समरूप आवेशित चालक गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां कहां पर शून्य होती है? तो देखिए, समरूप आवेशित चालक गोले के अंदर, उसके केंद्र पर, अंदर कह दीजिए, उसके केंद्र पर, गोले के अंदर और अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य होती है। क्लियर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वेक्टर बराबर होती है एफ वेक्टर अपॉन क्यू। तो यहां से आप ध्यान दें, ई की जो विमा है वो एफ बट्टे में क्यू की विमा के बराबर होगी। एफ बट्टे में क्यू की विमा, एफ की जो विमा है वो हमारे पास में होती है m1 l1 t-2। क्यू की जो विमा है वो a1 t1। फाइनली जो इसकी विमा है वो m1 l1 t-3 a-3 होगी, a-1 होगी। ओके, तो m1 l1 t-3 a-1 होती है, ये इसकी विमा होगी। तो ये थे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। अब विद्यार्थियों, इस चैप्टर में से एक जो प्रश्न है वो द्विगुत्रीय प्रश्न भी आएगा, तो यहां पर उसको हम समझ लेते हैं। तो एक जो द्विगुत्रीय प्रश्न आएगा वो 3 अंक का आने वाला है। जो उसके मार्क्स होंगे वो 3 मार्क्स का होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पर अथवा में भी प्रश्न मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस चैप्टर में से ये जो 3 अंक वाले जो क्वेश्चन हैं वो 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि प्रश्न संख्या 1 या 2, दोनों में से एक पूछे जाने की प्रबल संभावना, इन दोनों में से एक जो प्रश्न है वो 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें ये जो 4 प्रश्न है वो उन चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियर कर लें, ताकि बोर्ड एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन, ये हमारा चौथा क्वेश्चन। देखो, गाउस का नियम आपको क्लियर करना है। इसके अलावा विद्युत द्विध्रुव के कारण से अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्लियर करके रखनी है। इसको आप आज ही याद कर लें, अच्छे से याद कर लें, बोर्ड एग्जाम तक आप भूले नहीं। इस तरीके से उसको याद कर लें, दोबारा उसको देखने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से उसको याद कर लें। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से विषुवतीय तल या अक्षीय दिशा में, मतलब अक्ष या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मैंने कई स्टूडेंट्स की कॉपियों में देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको केवल और केवल सूत्र लिखकर आ जाते हैं। आपको उसका पूरा डेरिवेशन करना है, और डेरिवेशन को समझने के लिए आप हमारे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक आपको नोट करना होता है। इसमें आपको क्वेश्चन देखो और किस तरीके से पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, फिर इसका ये पार्ट पूछा जा सकता है। क्लियर?
तो अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो अक्ष या निरक्ष दोनों पर, निरक्ष वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विषुवतीय तल के लिए भी कहा जाता है। तो एक विषुवतीय तल का मतलब है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए जो एक और क्वेश्चन इसमें से आने की जो संभावना है वो 100% है। गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग है, तीनों में से एक अनुप्रयोग 100% पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि गाउस का नियम लिखिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के समावेशी तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें आपको जो 3 अंक का ये जो क्वेश्चन है वो हो सकता है 1+2 के रूप में आपको मिले कि गाउस का नियम दे दें, फिर आपको एक अनुप्रयोग पूछ लें। ठीक है, और हो सकता है 2+1 में पूछ लें, पहले अनुप्रयोग पूछ लें, साथ में आपको ग्राफ भी पूछा जा सकता है, जो रिजल्ट आएगा उसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है। तो 1+2 या 2+1 की फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो देखिए यहां पर आप ध्यान दें, तीसरे में स्थिर विद्युत के लिए गाउस का नियम लिखिए। इस नियम से समरूप आवेशित अपरिमित चालक परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो ये भी एक गाउस के नियम पर आधारित ही प्रश्न है। अंतिम जो प्रश्न हमने लिया है ये भी गाउस के नियम पर ही आधारित है। गोलीय कोष के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है जब प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर हो और गोले के अंदर स्थित हो। क्लियर? अब विद्यार्थियों मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इनका सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेगा। विद्यार्थियों इनका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमारे पास में अपनी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, BCS एकेडमी नाम से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने इस वीडियो के लिंक में भी दे रखा है, यह हमारा ऐप है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के पश्चात आप इस चैप्टर के अन्य सभी चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको BCS एकेडमी जो एप्लीकेशन है उससे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं उन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है वो भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये वाली जो PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। अब आपको फ्री में कहां पर मिलेगी? गूगल प्ले स्टोर से BCS एकेडमी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के पश्चात आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल, और फ्री स्टडी मटेरियल से आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इस PDF को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों जो हैंड रिटन नोट्स हैं 12th क्लास के, उन हैंड रिटन नोट्स के अंदर भी आपको ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है वो भी मिल जाएगी। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने पहले चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे, समझें, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।